हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप्स में हमने समझा है डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स। बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे लूप का जो कंट्रोल है, फ्लो है, वो हमारा या तो डाइवर्ट हो जाता है किसी और स्टेटमेंट पर, या फिर वो ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स टर्मिनेट हो जाता है, या फिर वो पर्टिकुलर इटरेशन हमारा स्किप हो जाता है, या फिर इन सभी के अलावा हमारा वो पर्टिकुलर फंक्शन या फिर हमारे पास अगर कोई लूप है वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता है और उस तरीके से हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे जंप स्टेटमेंट्स, जिसका लिटरल मीनिंग बस यही है कि हम हमारे जो नॉर्मल फ्लो चल रहा था हमारे प्रोग्राम का, उस नॉर्मल फ्लो को हमने जंप करवा दिया। दैट मीन्स उसे हमने चेंज कर दिया एज पर आर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के अनुसार। तो हमारे पास जंप स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट होता है ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास होता है गो टू स्टेटमेंट, और लास्ट होता है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है लूप्स में या स्विच स्टेटमेंट में भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखा था। बेसिकली ये हमारे जो प्रोग्राम है, जो जिसके अंदर, जिस लूप के अंदर या स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जब यूज करा ब्रेक को, तो वो हमारे उस लूप को उसी टाइम पर इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है जिसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा मेन फंक्शन है और उस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक लूप रन कर रही हूं फॉर का, आई का, जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज प्रिंट कराना देखा था, वही लूप रन कर रही हूं फॉर int I equals to 1, I is less than equals to 10, I plus plus। और इस लूप के अंदर मैं चाहती हूं कि जब I की वैल्यू 5 हो उस केस में हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए और वो टर्मिनेट हो जाए। सो बेसिकली हम पहले कर क्या रहे थे, सी आउट I एंड L, यही हम कर रहे थे हमारे नॉर्मल 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि जब वैल्यू आई की 5 हो जाए उस केस में हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। सो यहां पर हम एक इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ आई इक्वल्स टू 5, तो उस केस में हो जाना चाहिए ब्रेक। तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से रन होगा, सबसे पहले कंपाइलर इस फॉर लूप को रीड करेगा। जब फॉर लूप को रीड करेगा तो i इक्वल्स टू 1 इनिशियल वैल्यू मिल गई, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू है। स्टेट अंदर गए हम लूप के अंदर, यहां पर चेक करा क्या i इक्वल्स टू 5 है, i की वैल्यू हमारे पास अभी है 1, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए ये इफ के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाहर हमारे फॉर की बॉडी में ही सी आउट लिखा था तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो जो हमारा कंसोल है उस पर वैल्यू प्रिंट हो गई 1, फिर न्यू लाइन मिल गया। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, यहां पर i प्लस प्लस होने की वजह से i की वैल्यू अब 1 से हो गई 2। जब i की वैल्यू हो गई 2 तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू है। इफ में कंडीशन चेक हुई 2 इज इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। सी आउट रन हुआ और यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। सेम वर्किंग होगी 3 और 4 के लिए। जब 4 हम प्रिंट कराकर वापस जाएंगे हमारे अपडेट एक्सप्रेशन पर, यहां पर वैल्यू 4 से हो जाएगी 5। जैसे ही वैल्यू 5 होगी तो यहां पर हम चेक करेंगे इफ कंडीशन में 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद कंपाइलर रीड करेगा ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट रीड करेगा, कंट्रोल यहां से सीधे हमारे लूप के बाहर चला जाएगा और ये सभी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। हमने माना कि इटरेशंस 10 होने थे, बट कंपाइलर को ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, इस वजह से हमारा लूप यहां पर टर्मिनेट हो गया। सो ये हमारा बेसिक यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट का।
अब हम बात करेंगे हमारे दूसरा जंप स्टेटमेंट जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल यहां पर हमें सेम हमारा प्रोग्राम है और इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है, जब हमारी आई की वैल्यू 5 हो उस केस में हमारा जो आउटपुट है, यहां पर हमारा जो लूप था जो टर्मिनेट हो रहा था वो टर्मिनेट ना हो, बस उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए बाकी के स्टेटमेंट्स स्किप हो जाए। दैट मीन्स कंटिन्यू कीवर्ड का जिस तरीके से हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज करा, जिसका स्टेटमेंट इस तरीके से था, सिंपली हम ब्रेक लिखकर सेमीकोलन लगा सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू को स्मॉल लेटर्स में लिखकर सेमीकोलन लगा सकते हैं। सो उस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करने की वजह से हमारे जो इटरेशंस होंगे उसमें जब 5 वैल्यू होगी आई की तो वो पर्टिकुलर इटरेशन हमारा स्किप हो जाएगा। तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं, सेम एग्जांपल में हमारे पास सेम लूप लिखा है, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, यहां पर हम इफ i इक्वल्स टू 5 कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और यहां पर हम सी आउट करा रहे थे, वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। तो जब हम इसको यहां पर इसका जो आउटपुट है वो देखेंगे तो किस तरीके से आएगा हमारा आउटपुट, ये हमारा कंसोल है। सो 1 2 3 4 यहां तक का तो वर्किंग हमें सिमिलर रहेगा जैसा हमारे स्टेटमेंट में रन हो रहा था। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी उस केस में कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारा जो कंपाइलर है वो रीड करेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होगा कि इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं लूप के अंदर उसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले जाना है। दैट मीन्स 5 वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी, हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले जाएंगे और आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगी और फिर वो वैल्यू हमारी यहां पर आएंगे, हम चेक करेंगे 6 इज नॉट इक्वल टू 5, तो कंटिन्यू रीड नहीं कर पाया और यहां पर हम 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से हमारा पूरा आउटपुट आ जाएगा, जिसमें सिर्फ आई की वैल्यू 5 के लिए हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगा और हम इस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास जो जंप स्टेटमेंट आता है वो होता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम इसमें जिस प्रकार हमने कहीं भी अगर गो टू कीवर्ड का यूज करा है तो गो टू कीवर्ड के साथ में हम एक लेबल नेम यूज करते हैं और उस लेबल नेम का मतलब ये होता है कि जहां पर वो लेबल नेम डिक्लेयर हुआ था हम हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को वहां पर पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं गो टू स्टेटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं यहाँ पर चेक कर रही हूं कि कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंटर करवाएंगे यूजर से हमारा वोट। उससे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक लेबल। लेबल किस तरीके से बनाते हैं वो देख लीजिए। हम मेन फंक्शन के अंदर या मेन फंक्शन के बाहर भी बना सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं लेबल नेम। सो लेबल नेम के लिए मैं यहां पर लिख दे रही हूं इन एलिजिबल नाम से, ये हो गया हमारा। और हम लगाते हैं कॉलन, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन। फिर हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि हमारा जो यूजर है वो एलिजिबल है कि नहीं वोट के लिए। तो इस लेबल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, अब इस लेबल की हम बॉडी लिख रहे हैं और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा और अगर आपको ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो आपको ब्रेसेस का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं सी आउट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इसके बाद अब यही स्टेटमेंट सिर्फ इसको फॉलो करेगा, इस लेबल को। यहां पर हम लिख रहे हैं एक सी इन, जिसके लिए या फिर हम इससे पहले हम सी आउट भी लिख सकते हैं, बट सी इन में हम लिख रहे हैं एज एंटर करवा रहे हैं हम यूजर की। एज एंटर होने के बाद हम यहां पर चेक करेंगे। हम यहां पर एक इंट एज भी बना देते हैं ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो।
तो हम यहाँ पे एज यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या एज इज लेस देन या ग्रेटर देन 18। तो हम सबसे पहले लेस देन चेक करते हैं, लेस देन 18। तो उस केस में अगर लेस देन है दैट मीन्स इनएलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे गो टू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा लेबल नेम जो कि है इनएलिजिबल, और एल्स पार्ट में वही वैल्यूज जाएंगी जो कि हमारी 18 ईयर से ऊपर है, या फिर हम यहाँ पर वही वैल्यूज जाएंगी, यहाँ पर इंक्लूडेड 18 नहीं था तो यहाँ पर 18 वैल्यू से ऊपर ही जाएंगी। तो यहां हम लिख देंगे सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे कंट्रोल किस तरीके से वर्क करेगा हमारे प्रोग्राम का, सबसे पहले यहाँ पर आएगा कंपाइलर मेन फंक्शन रीड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर वो एक लेबल रीड करेगा क्योंकि लेबल को लिखने का सिंटेक्स यही होता है, और उसमें लिखा है सी आउट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इस लेबल को वो अभी एग्जीक्यूट सिर्फ उसे रीड करेगा, बिल्ड के लिए यूज करेगा, लेकिन उसे रनिंग के लिए यूज अभी नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर रीड करेगा कि एज नाम का एक वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू हमने यूजर से स्कैन कर ली। इफ कंडीशन में लिखा है कि एज इज लेस देन 18, अगर हमारा इनपुट होता है 17 फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में यहां लिखा है गो टू इनएलिजिबल। जैसे ही कंपाइलर इसे रीड करेगा यहां से हमारा कंट्रोल चला जाएगा इस लेबल पर, इन सभी को रीड ना करते हुए सीधे ही वो इनएलिजिबल के पास जाएगा और वहां पर वो रीड करेगा ये स्टेटमेंट, तो वो उसे प्रिंट करा देगा। उसके बाद एल्स पार्ट तो रन होगा नहीं क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हुई है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर हमारा इनपुट होता 17 ना होते हुए 71, तो उस केस में ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती और हमारा ये स्टेटमेंट रन नहीं होता। इस कारण इनएलिजिबल कभी भी हमारा आउटपुट में शो नहीं होता। एल्स पार्ट रन होता और यहां पर हम सी आउट करा देते यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से हम गो टू की कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि एक जंप स्टेटमेंट है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेबल हम किस तरीके से बनाते हैं, लेबल नेम कॉलन और उसके बाद हमारी उस लेबल की बॉडी, और बाद में हम जहां भी हमने गो टू कीवर्ड का यूज करके इस लेबल को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। एक हमारा जंप स्टेटमेंट रिटर्न भी होता है जिसे हम बहुत अच्छे से, जब हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था उस टाइम पर हमने फंक्शंस के टाइम पर रिटर्न वो कीवर्ड का मतलब समझा था, जहां पर हम फंक्शंस की वैल्यू रिटर्न कराते थे, फंक्शंस के इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराते थे, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराते थे। हम हमारे मेन फंक्शन में भी नीचे लिखते हैं रिटर्न 0, दैट मीन 0 वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो इस रिटर्न कीवर्ड जो कि एक जंप स्टेटमेंट है उसका C++ में यूज यही होता है कि जहां भी हमने फंक्शन के अंदर इस कीवर्ड का यूज कर दिया हमारा फंक्शन वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है, और वो फंक्शन टर्मिनेट होकर जो भी वैल्यू रिटर्न करानी होती है वो रिटर्न करा देता है। सो ये है हमारे जंप स्टेटमेंट। चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग। तो हम यहाँ पर हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं, iostream.h, और दूसरी हेडर फाइल हम इंक्लूड कर देंगे conio.h। इसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारा मेन फंक्शन जिसके अंदर हम एक फॉर लूप बना रहे हैं जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं i जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम इस लूप से पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी यूज कर लेते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट शो ना हो। इस लूप के अंदर हम यहाँ पर पहले तो हम एक सी आउट कर रहे हैं जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हमारी i की वैल्यू एंड n। ये हमारा प्रोग्राम था। तो यहां पर अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। उसके लिए हमने लिखा था इफ i इज इक्वल्स टू 5,
उस केस में हमारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो अगर हम सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हैं इफ के बाद और हम चाहते हैं कि वही इफ की बॉडी में इंक्लूड हो, तो हमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक गेट ch यूज कर लेते हैं, देन रिटर्न 0। इसको हम सेव करते हैं, इसे हम कंपाइल करते हैं। डिक्लेरेशन ओके, हमने यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का यूज कर लिया। इसे हम फिर से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, रन करते हैं। तो 1 2 3 4, उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई होगी उस केस में हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, हमारा जो लूप है वो भी ब्रेक हो गया। उसके बाद कोई भी इटरेशंस ही नहीं हुआ है। इसका प्रूफ हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हम फॉर लूप के बाद एक बार i की वैल्यू को फिर से प्रिंट करा के देख लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ i, और हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं i की वैल्यू। तो हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख पा रहे हो आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ i इज 5। जब i की वैल्यू 5 हो गई थी उसके बाद हमारा इफ स्टेटमेंट रन हुआ था और कंडीशन ट्रू होने की वजह से ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ था, तो हमारा लूप वहीं टर्मिनेट हो गया, i की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई 10 तक। तो ये हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स के अंदर करते हैं, आप अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो को अभी ब्रीफली देख चुके होंगे जाकर वापस लूप्स के टॉपिक पर, तो उसमें आपको नेस्टेड लूप्स नाम का भी एक टॉपिक मिला होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लूप्स में नेस्टिंग परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेस्टेड लूप के मैटर में भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो उस केस में जो इनर लूप होगा, एक तो आउटर लूप है और एक इनर लूप है। इनर लूप के अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो बेसिकली इनर लूप ब्रेक होता है, उसका हमारे आउटर लूप के एग्जीक्यूशन पर कोई भी असर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं i की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, मैक्सिमम 3 तक जा रही है। यहाँ पर मैं इन सभी स्टेटमेंट्स को हटा देती हूँ और इसके अंदर मैं लिखती हूँ एक और फॉर लूप, जिसमें मैंने एक j वेरिएबल बनाया है, जिसको मैंने इनिशियलाइज 1 से किया। j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ही कर दिया हमने, सेम कॉलम और रो हमने कर दी, और j प्लस प्लस। यहाँ पर इस लूप के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हमारी वैल्यूज। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं वैल्यूज, उससे पहले हम लूप के इनर लूप के अंदर, मैं यहाँ पे कमेंट करके कर देती हूँ, ये हो गया हमारा आउटर लूप और ये हो गया हमारा इनर लूप, राइट। तो इनर लूप के अंदर हम क्या कंडीशन दे रहे हैं, इफ i इक्वल टू 2 एंड ऑपरेटर का यूज करके, लॉजिकल एंड का, j इज इक्वल टू 2। जब i की वैल्यू भी 2 हो, दैट मीन्स हमारे i की वैल्यू 2 के लिए j कंप्लीटली रन होगा। फिर से i के हर एक इटरेशन के लिए j के सारे इटरेशन रन करेंगे। सो इफ i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2, उस केस में हो जाना चाहिए ब्रेक, और उस केस में ब्रेक हो जाना चाहिए हमारा, यहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे तो इनर लूप ही ब्रेक होगा, आउटर लूप ब्रेक नहीं होता है, राइट। और हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं इनर लूप के अंदर ही वैल्यूज, सी आउट i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, स्पेस देकर हम प्रिंट करा रहे हैं j की वैल्यू, और बाहर हम फॉर लूप, j के फॉर लूप के बाहर हम सी आउट कर रहे हैं सिर्फ एंड एल, दैट मीन्स न्यू लाइन। यहाँ पर आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट ये देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं और रन करते हैं। 1 इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन आ पाए हमारे पास। एक i और j को प्रिंट कराने के बाद हमें न्यू लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड एल लिख देते हैं और इस एंड एल को हटा देते हैं। तो इसे कंपाइल करेंगे और तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा
जितने भी हमारे लेफ्ट साइड का जो पूरा रो आपको कॉलम दिख रहा है वो आई की वैल्यूज हैं, और राइट साइड का जो कॉलम दिख रहा है वो हमारी जे की वैल्यूज हैं। इसको और अच्छे से हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आए। सी आउट और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आई स्पेस जे। हमने कंपाइल करा और रन करा। एक न्यू लाइन भी दे देते हैं यहां से, एंड कंपाइल करा और वापस से रन करा। तो अब आप देख पा रहे हो क्लियरली, ये हमारी जो कॉलम है वो आई का कॉलम है, ये कॉलम है वो जे का कॉलम है। आई की वैल्यू जब 1 थी तो जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 2 1 1 तब तक रही जब तक जे की वैल्यू 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब जे की वैल्यू 2 थी तो हमारा इनर लूप ब्रेक क्यों नहीं हुआ? तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया था। दैट मीन्स जब आई और जे दोनों की ही वैल्यूज 2 होगी उस केस में होगा ब्रेक स्टेटमेंट रन। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे आई की वैल्यू 1 के लिए 1 1 1 2 1 3 पूरा जे का लूप कंप्लीटली रन हुआ। आई की वैल्यू 2 के लिए हमारा जे का लूप रन हुआ है 2 और 1। आई की वैल्यू 2 थी और जे की वैल्यू 1 है। जैसे ही आई की वैल्यू 2 और जे का इटरेट होकर वैल्यू हो गई 2, तो उस केस में दोनों ही वैल्यूज 2 हो गई, ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ, इनर जे लूप हमारा ब्रेक हो गया। इसीलिए उसके बाद जे की 2 और 3 वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई। नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले गए हम आई के लूप के लिए, आउटर लूप के लिए 3 था। अब वापस 3 के लिए वैल्यूज के लिए पूरा जे का इटरेशन रन हुआ, 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप्स में भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कंटिन्यू और इसे हम पूरा हटा देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल एक हमारा जो आई का लूप हम 10 वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए कर रहे थे वो रन करेंगे, जिसमें हमने ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखा था और नहीं हमारा कमेंट रहेगा। और आई की वैल्यूज कंडीशन के लिए यहाँ पर चला जाएगा 10। यहाँ पर हमने लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट का यूज करा था जिसमें लिखा था आई इक्वल टू 5। उस केस में कंटिन्यू, और यहां पर हमने सी आउट कराया था लूप के अंदर आई की वैल्यू। इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देख पा रहे हो आप 1 2 3 4 5 के लिए हमारा इटरेशन स्किप हो गया, इसलिए वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। 6 7 8 9 10 हमारा वैसे का वैसा ही प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी नेस्टेड लूप्स में उसी तरीके से उपयोग किया जाता है जिस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का किया जाता है। नेक्स्ट हमें जो चीज देखनी थी हमारा गो टू स्टेटमेंट। सो हम यहाँ पर इन सभी चीजों को हटा देते हैं और यहाँ पर हमने गो टू स्टेटमेंट के लिए हमने एक लेबल बनाया था इनएलिजिबल नाम का। उस लेबल के अंदर हमने लिखा था सी आउट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और यहां पर हमने फिर एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, जिसकी वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एंटर योर एज, और यहाँ पर हम सी इन करेंगे हमारे एज के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करेंगे जिसमें हम चेक कर रहे हैं इफ एज इज लेस देन 18। तो उस केस में गो टू इन एलिजिबल, और एल्स पार्ट में हमने लिखा था सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इसे हम कंपाइल करते हैं हम, और कंपाइल फिर से करेंगे। यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए थे, तो ये सेमीकोलन है, कंपाइल करेंगे और इसे हम रन करेंगे। सो हमारा ये आउटपुट इस तरीके से आता है। गो टू स्टेटमेंट में हमारा जो कंट्रोल रन होता है, जैसे ही यहाँ पर आपका गो टू स्टेटमेंट मिलता है कंपाइलर को,
तो हमारा जो कंट्रोल है वो वापस से उसके लेबल के पास चला जाएगा, इनएलिजिबल के पास, और उसके बाद का सब सारी चीजें फिर से हमारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो ये एक तरीके से हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करके लूप्स को क्रिएट कर पा रहे हैं विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लूप। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाती हूँ, मैं इसे कंपाइल करके रन करती हूँ, और यहाँ पर इनएलिजिबल लेबल तब तक रन होगा बार बार, उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जब तक हमारा जो एज है हम एंटर नहीं करते हैं ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पर हम इसे कंपाइल करेंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, सबसे पहले लिखा गया, एंटर योर एज 12 लिखेंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एंटर योर एज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब 3। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एंटर योर एज। अब यहाँ पर हम 18 से ज्यादा बड़ी लिखेंगे, हम 23 एज लिखा, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और अब जाके हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इस तरीके से हम जहां पर लेबल बनाते हैं उसके बाद का सभी एग्जीक्यूट होता है बार बार गो टू स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पर मैंने लेबल को इधर भी बना दिया होता तो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से हटाकर लेबल को इफ एल्स के बाद बना रही हूं, इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ। सो एंटर योर एज सबसे पहले आ गया, क्योंकि हमारे पास लेबल अब नहीं है सबसे पहले, तो हमने यहाँ पर दे दिया 12। तो उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट लिखा आ गया और एंटर योर एज नहीं लिखा है, क्योंकि उसके बाद लेबल में नीचे और कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एंटर योर एज 23 मतलब ग्रेटर देन 18 दिया होता, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट भी लिखा आ गया, क्योंकि उसके बाद लेबल भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसीलिए नॉर्मली प्रोग्रामिंग में सी या सी प्लस प्लस हो, गो टू जंप स्टेटमेंट प्रिफर नहीं किया जाता है इन्हीं सब डिसएडवांटेजेस की वजह से। सो हमने अभी पढ़ा ब्रेक स्टेटमेंट, हमने पढ़ा कंटिन्यू स्टेटमेंट, हमने पढ़ा गो टू स्टेटमेंट। इसके अलावा जो जंप स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, उसे हमने सी के फंक्शंस में पढ़ा था, और आने वाले कुछ टॉपिक्स में हम C++ के भी फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट उसमें पढ़ेंगे।